नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज अपने विशेष प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं श्रवण लक्ष्मण अदोड़े। श्रवण लक्ष्मण अदोड़े किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनकी आवाज़ ही इनकी पहचान है। और आज हम बैठे हुए हैं उनके साथ इस स्टूडियो में, और स्टूडियो से आपको सीधे लिए चलते हैं आपको उन जगहों पे जहां पर श्रवण अदोड़े की आवाज़ ही उनकी पहचान है। ये श्रवण अदोड़े नाम सुनने में तो आपको लग रहा है कि ये मेल है, और है ये मेल ही, लेकिन इनकी फीमेल वॉइस जो है इनकी पहचान बन चुकी है। और केवल दिल्ली, महाराष्ट्र या राज्यों में नहीं बल्कि पूरे देश में इनकी पहचान है। और इनकी आवाज़ कहाँ कहाँ से आप सुनते हैं, लेकिन सुनते ज़रूर है, लेकिन आपको शायद पता नहीं होता होगा कि इस आवाज़ के पीछे जो नाम है वो कौन है। आज मैं उसी शख्सियत से आपकी पहचान कराऊंगा, आपकी मुलाकात कराऊंगा। सीधे लिए चलता हूँ मैं आपको श्रवण के पास। श्रवण, नमस्कार, स्वागत है आपका। और जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है, तो मैं चाहूँगा कि शुरुआत जिसको लेकर के आप जाने जाते हैं, आप चूँकि रेलवे से जुड़े हुए हैं, रेलवे के लिए उद्घोषणा करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि शुरुआत आप उस उद्घोषणा के साथ करें दर्शकों को, ताकि पता चले हमारे दर्शकों को कि आपकी पहचान, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपकी पहचान आपकी आवाज़ है। ठीक है सर। वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई से न्यू दिल्ली जाने वाली। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 0106 मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से आने वाली न्यू दिल्ली मुंबई न्यू दिल्ली वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद लक्ष्मण। आपने जिस तरीके से उद्घोषणा की, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग सीधे स्टेशन पे पहुंच गए, लेकिन हम भी स्टूडियो में हैं अपने। और स्टूडियो में लक्ष्मण को मैंने खास तौर पे महाराष्ट्र से यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं इससे आपको मुखातिब करा सकूं। आवाज़ तो आपने सुनी, अब जरा सा मैं श्रवण के बारे में, श्रवण से ही जानना चाहूँ। श्रवण, आपको क्या, आप जूलॉजी में आप एमएससी किया हुआ है आपने? Yes. और जूलॉजी में एमएससी करने के बाद आप ये उद्घोषणा कर रहे हैं। कैसे चेंज कैसे किया ये ट्रैक? सर, ट्रैक का कैसे है कि मतलब मुझे एक्चुअली लाइफ में बनना था डॉक्टर, एमबीबीएस। तो फिर जब मुझसे नीट नहीं हो पाया तो फिर मैं वापस मेरे गांव ही आया परली। और फिर वहाँ पे मैंने बीएससी करते हुए ये एक पार्ट टाइम जॉब रेलवे में मुझे ऐसा समझ में आया कि भारतीय रेलवेज़ में आजकल के युवा और युवकों को उनके एजुकेशंस पे 10th 12th ग्रेजुएशन पे ले रहे हैं इंडियन रेलवेज़ में। तो मैंने वे भी ऐसे अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, मैं सेलेक्ट हो गया। और मेरा मुख्य काम था रेलवे में कि ड्राइवर और रेलवे गार्ड, ये जो गाड़ी चलाते हैं, क्रू उसको बोलते हैं हम, तो लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर की बुकिंग लगाना और उनको ये गाड़ी कहाँ तक लेके जानी है वो उनकी हम बुकिंग लगाते बीए करके, ये मेरा मुख्य काम था। तो उसमें मुझे जब रेलवे में ऐसा समझ में आया कि मुझे बहुत सी चीज़ें जानने का बहुत ऐसा शौक है और मुझे कुछ ऐसी जो जटिल चीज़ें हैं उनके बारे में मुझे बहुत आकर्षण है। तो फिर मुझे ऐसे पता चला कि रेलवे में जो आवाज़ होती है महिलाओं की, तो वो कंप्यूटर में रिकॉर्डेड होती है। बट जब कंप्यूटर नहीं चलता या फिर सिस्टम ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे ऐसा माइक रहता है, जैसे कि अभी आपने सुना यहाँ पे। तो उस माइक में जेंट्स वॉइस से अच्छा क्यों ना मैं एक जेंट्स होके मुझे फीमेल वॉइस आ सकेगी क्या। मैंने एक्सपेरिमेंट किया और वो वॉइस इतनी अच्छी मतलब मुझे भी लगी और लोगों को भी लगी कि मतलब एक लोग हैरान हो गए कि एक एक्चुअली जेंट्स ऐसा वॉइस कैसे निकाल सकता है। तो पहली बार जब आप अपने स्टेशन से इन्होंने आपने वॉइस जो है चेंज किया, अपनी फीमेल वॉइस में आपने उद्घोषणा की, तो क्या वो आधिकारिक तौर पे तभी आपको उद्घोषणा करने के लिए उन्होंने, रेलवे ने कहा था, या आपने कोशिश की, ट्राई किया और ट्रायल में ही निकल गए आप? सर, कैसे हो गया कि वो एक कोशिश ही थी, वो एक ट्रायल ही था। और था क्या कि मतलब कि मैं जब कोरोना ख़त्म हो गया, जब 2021 में जब कोरोना धीरे धीरे ये हो रहा था, तब रेलवे ने 0 सीरीज़ की स्पेशल गाड़ियाँ चालू की यात्रियों की सुविधा के लिए। और उन गाड़ियों के लिए जो रेलवे में जो कंप्यूटर्स वगैरह रहते 2 साल के लिए, अपने हम सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से पूरा सिस्टम बंद था रेलवेज़ का, तो उन्होंने पूरे कंप्यूटर वगैरह स्विच ऑफ किए थे पूरे। तो वहाँ पे सब चीज़ें मैन्युअली हो रही थी। लगातार 1 साल तक हमने रेलवे में सभी कर्मचारियों ने माइक से ही लोगों को अपडेट्स बताए ट्रेन के। अगर वो एक मेल हो तो वो मेल की आवाज़ में बोलेगा, फीमेल हो तो वो फीमेल की आवाज़ में बोल देगी। रेलवे ऐसा किसी को नहीं बोलता कि आप मर्द हो तो आप लेडीज़ की आवाज़ में करो, या फिर आप लेडीज़ हो तो किसी और आवाज़ की ट्राई करो। वहाँ वो एक प्लेटफॉर्म है, वो एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे सिर्फ हमको भीड़ को एक उनके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए
देनी और सही पड़ती है, वो जानकारी हमारा बिल्कुल। वर्क है, हमारा काम है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं एक जेंट्स हो के क्यों ना मैं वो उस कंप्यूटर का आवाज़ और वो लेडीज़ आवाज़ में बात करके यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी की जानकारी दे दूं। तो जो स्पेशल गाड़ी आती थी तो मैं उसे लेडीज़ आवाज़ में वो माइक पे बोलता था, तो यात्रियों को ऐसे लगता था कि कंप्यूटर ही चल रहा है, वहाँ पे कोई ऐसा मैन्युअली मुंह से तो आवाज़ नहीं देता। श्रवण, आप वहाँ पर टेम्पररी बेसिस पे काम करते, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप काम करते हैं, बाकी आप बाकी टाइम में क्या करते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता आपके पास रेलवे का? तो सर बाकी टाइम में कैसा है कि जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा कि मुझ में फीमेल आवाज़ का एक अच्छा टैलेंट है, जो मुझे भगवान ने इस टैलेंट के साथ जन्म दिया है। तो इस टैलेंट को फिर बाद में मैंने सीखा और फिर जैसे मेरा वीडियोस कई जगह पे सोशल मीडिया पे आते थे, तो मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री से रिलेटेड वो मुझे मिले, और उनमें से ही एक आर्टिस्ट है मेघना एरंडे, जो हमारे मराठी फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस है। वो उनसे जब मेरी मुलाकात मुंबई में हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आप में फीमेल आवाज़ है, फीमेल आवाज़ है, तो आप उनको बहुत सारे आवाज़ों में स्विच कर सकते हैं। तो आप कार्टून्स के लिए क्यों नहीं ट्राई करते? इसमें भी, इस इंडस्ट्री में तो बहुत आपको स्कोप है। अगर आप डबिंग करेंगे, अगर आप मिमिक्री करेंगे, अगर आप एंकरिंग करेंगे, सिंगिंग करेंगे, आपको करने के लिए तो बहुत ऐसा आपको वैसी वॉइस को वर्सटाइल करनी पड़ती है। तो फिर मैंने बाद में ये चीज़ें सीखी। तो मैं जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है तब मैं शादी या फिर किसी इवेंट में, किसी बिजनेस पार्टीज़ में, पॉलिटिकल इवेंट्स में मैं सिंगर बन के जाता हूँ, सिंगिंग करता हूँ, मैं मिमिक्री करता हूँ, एंकरिंग करता हूँ सर। मिमिक्री के में अभी पता चला कि आप दया बेन की आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से निकालते हैं, और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे दर्शक हैं जो कि फ़ैन है दया बेन का, वही तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दया बेन। एक बार ज़रा मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को दया बेन की आवाज़ में कोई डायलॉग जो है वो। ज़रूर सर। तो देखिए अभी कैसा है कि दया जी की आवाज़, दया जी सबको ही मालूम है, मतलब पूरे इतने तारक मेहता का उल्टा चश्मा इसने इतना इंटरटेन किया, और लेडीज़ को तो सभी लोगों को पता होगा कि या दया बहन की आवाज़। तो एक लड़की को दया बहन की अगर आवाज़ निकालनी होगी तो भी उनको टफ जाएगी, क्योंकि आपको पता है उनकी आवाज़ कितनी डिफ़िकल्ट है। जैसे कि रानी मुखर्जी की आवाज़ कैसे डिफ़िकल्ट है, वैसे उनकी आवाज़ है। तो मैं जेंट्स होकर अब उनकी आवाज़ निकालता हूँ। दया बहन आज सुदर्शन न्यूज़ में आई है, तो देखिए। तो नमस्ते जय जिनेंद्रा, देखिए ना टप्पू के पप्पा, आज मैं कहाँ पे आई हूँ? मैं आज सुदर्शन न्यूज पे हूँ टप्पू के पप्पा। और सुंदर बिड़ा को बोलना अहमदाबाद से मेरे लिए, हमारे सुदर्शन न्यूज के लिए जलेबी, पापड़ा, ढोकला, टेपड़ा लाने के लिए, और टप्पू को बोलना अपना होमवर्क सही से करके रखे। मैं आज ही आ रही हूँ मुंबई के लिए। जय जिनेंद्रा बापू जी, जय जिनेंद्रा, थैंक यू। थैंक यू। ये तो ऐसा लगा जो बिल्कुल स्टूडियो में दया जो है खुद जो आ गई, दया बहन। एक चीज़ जो बच्चों, जो जब हम कार्टून की बात करते हैं, जब हम मिमिक्री की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मिमिक्री की जाती है वो कार्टून कैरेक्टर की जाती है, और काफ़ी पसंद भी की जाती है, और ख़ासतौर पे बच्चों। और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जो कार्टून हम लोग देखते हैं तो अक्सर उसमें आवाज़ जो है वो बाहर के आर्टिस्ट, जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, उन्हीं की होती है, जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं। तो आपने किसी कार्टून कैरेक्टर को आपने कभी किया है मिमिक्री? हाँ सर, मैंने ऐसा मतलब एज अ प्रोफेशनली वर्क बोल के तो इसे नहीं किया है। प्रोफेशनली वर्क बोल के तो मैंने इसको नहीं किया है सर। बट क्या है कि जब मुझे ऐसा पता चला कि मुझ में इतनी सारी आवाज़ें हैं, तो कपिल शर्मा शो में सोनल कौशल एक लड़की हैं, वो दिल्ली की है, वो महिला जो डबिंग करती है, वॉइस देती है इन चीज़ों में। तो फिर देखिए, अगर महिला है, महिला अगर उन्होंने महिला योनि में जन्म लिया है, तो उनको भगवान की तरफ से ही आवाज़ है ना, और पतला आवाज़ को हम किसी भी चीज़ में मोड़ सकते हैं। अभी ये मेरी नॉर्मल आवाज़ है लड़कों की, और ये मेरी बेसिक आवाज़ है, मैं बेसिक भी आवाज़ निकाल सकता हूँ, और ये मेरी लड़कियों की भी आवाज़ है। तो फिर मैंने इसी आवाज़ को कार्टून्स में ट्राई करने की कोशिश की। तो उससे डोरेमोन, तो डोरेमोन कैसा बोलेगा नोबिता को सुनिए। नोबिता, ये देखो, आज मैं यहाँ पे सुदर्शन न्यूज में आया हूँ, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था। तो आपको पता है नोबिता के एग्जाम्स है और वो पढ़ाई में हर वक्त 0 ही लाता है, तो वो क्या बोलेगा? ओहो डोरेमोन, सुनो ना डोरेमोन, डोरेमोन मेरी मदद करो ना डोरेमोन, मुझे कोई अच्छा गैजेट दे दो ना डोरेमोन, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं डोरेमोन, सुनो ना डोरेमोन।
तो फिर ऐसे कई सारे मिक्की माउस है, मोटू पतलू में का घसीटाराम है, तो फिर मैंने वो वॉइसेस सीखे और फिर अभी मैं ट्राई करता हूँ उनको। मैंने मुंबई में भी कई सारे डबिंग स्टूडियोज़ को ऑडिशंस दिया है, कई सारे रियलिटी शोज़ को मैंने ऑडिशंस दिया है, तो फिर अभी मेरी एक जर्नी एज अ आर्टिस्ट बोल के भी इस चीज़ में चालू है एक्टिव तरीके से। तो आप केवल कार्टून जो कैरेक्टर है उनकी Yes. आवाज़ निकालते हैं या राजनेताओं की आवाज़ भी आप निकालते हैं? सर राजनेता आवाज़ के लिए कि मुझे कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा बताया गया कि आप एक मर्द हो ना, तो ठीक है, आप में एक अलग टैलेंट है कि आप इतनी अच्छी लेडीज़ की आवाज़ मिमिक्री करते हो, बट अरे आपको खुद का बेसिक भी वॉइस है ना, जेंट्स का दिया हुआ है, तो आप उसमें क्यों नहीं ट्राई करते किसी, जैसे कि शाहरुख खान फॉर एग्जांपल, जैसे कि अमरीश पुरी की कर सकते आप, हमारे महाराष्ट्र के सबसे फेमस मकरंद आनंदपुरी जी, उनकी भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने ऐसा सोच के मैंने बोला कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। तो जैसे सबसे ज़्यादा प्रचलित जो लोग रहते हैं या फिर जैसे कार्टून कैरेक्टर्स रहते हैं कि या फिर जैसे हम दयाबेन जी ली, तो मैंने वैसे जेंट्स वॉइस में माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र जी मोदी जी की आवाज़ का एक ट्राई किया कि क्यों ना मैं उनकी आवाज़ में ट्राई करूँ, और लता जी का जो आवाज़ है जो मैं सिंगिंग में निकालता हूँ। तो एक चीज़ सर मैं जानना चाहूँगी, आप मिमिक्री करते हैं, लोगों की आवाज़ निकाल लेते हैं Yes, बिल्कुल yes. हूबहू। यस घर में आपके साथ क्या, घर में भी इस तरह की करते हैं? कभी पापा की आवाज़ निकाल करके मम्मी को डराया है, मम्मी को सर अचंभित कर दिया, कभी भाई बहन किसी को? वैसे तो सर घर या दोस्तों में बड़ा अच्छा सवाल है सर, बट कैसे घर में तो मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया है, बट हाँ ऐसा हो जाता है कभी कभी कि मेरे फ़ोन पे ना कि अननोन कॉल्स आती है, तो आपको जैसे पता है कि एक महिला का अगर नंबर हो और एक महिला के नंबर पे अगर किसी पुरुष की कॉल आ रही है और वो अननोन कॉल है, तो अगर एक पुरुष ने महिला का आवाज़ सुना, हमने भी सुना, तो अगर हमको तो हम तब डर जाते हैं कि अरे यार कौन महिला है, और अगर ये रॉन्ग नंबर रहा तो क्यों परेशान करना, पुलिस में नंबर दिया, ये वो सब चीज़ें। तो फिर जब मुझे ऐसा कॉल आता है और मुझे वो कॉल पिकअप नहीं करना होता है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, हेलो, हाँ जी नमस्ते सर, बोलिए। यस, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मेरा नाम स्वाति है। आपको मेरा नंबर दिया किसने? तो भैया मैं आपको पहले बता रही हूँ ना कि 2 बार मैं आपको बोल चुकी हूँ, आपका ये तीसरा बार है कॉल आने का। मैं बोल रही हूँ ना, ये मेरा नंबर है। मैं नहीं जानती कौन श्रवण है, आपको किसने ये श्रवण का बोल के नंबर दिया है? नहीं भैया आप कॉल मत कीजिए इस पे, ठीक है, रॉन्ग नंबर है, ठीक है भैया। हाँ जी, थैंक यू। हाँ तो मैं ऐसे बोल देता हूँ। मैं जब बाहर था आपसे बात कर रहा था, आप Yes. कोई जो अनवांटेड कॉल जैसे एयरटेल की तरफ से या कभी Yes, किसी yes. कंपनी की तरफ से कोई कॉल रिकवरी कॉल भी बहुत बार आते हैं, तो तो- उसको किस तरीके से आप रिप्लाई करते हाँ, हैं? हुआ क्या था कि मेरे एक दोस्त था, तो उसको रिचार्ज उसका ख़त्म हो चुका था, उसे रिचार्ज करना था। तो उसने क्या किया कि एक दोस्त मेरा बाजू में बैठा था, उसने बोला अरे यार इसको रिचार्ज करना है और ये बहुत दिन से परेशान है क्योंकि उसके प्रॉब्लम सिम का कुछ तो भी एक एरर आ चुका है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा बता देना यार कि आपका जो एरर है वो 2-3 दिन में सॉल्व हो जाएगा। एयरटेल कंपनी से मैं कस्टमर केयर बात कर रही हूँ, आप हमारे प्रोसेस मतलब फॉलो prank- कीजिए। prank प्रैंक किया। एक तरह का। तो फिर हम बैठे और उन्होंने जस्ट नंबर डायल किया और मुझे दे दिया, तो फिर मैंने उस पर डायरेक्टली ऐसे बोल दिया कि एयरटेल कंपनी में आपका स्वागत है। आपकी कॉल क्वालिटी पर्पसेस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है, कृपया लाइन पर बने रहें। हेलो नमस्ते सर, एयरटेल कंपनी में आपका स्वागत है, बोलिए सर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हाँ जी सर, ओके सर, हाँ जी ठीक है सर, मैं आपकी इस समस्या का एक प्रॉब्लम है, जो आपकी प्रॉब्लम है, मैं आप हमारे एक संवाददाता हमारे मैम हैं, उनसे आपकी बात करा देता हूँ सर, वो आपसे बात कर लेंगी, ठीक है, लाइन पे रहे। योर कॉल इज पुट ऑन होल्ड। आपकी कॉल होल्ड पे की जा रही है, कृपया लाइन पर बने रहें। हेलो नमस्ते सर, बोलिए सर। हाँ जी सर, ओके सर। हाँ सर, मैं आपको जो डिटेल्स है आपके व्हाट्सएप पे इस नंबर पे सेंड कर देती हूँ सर। आपकी जो भी समस्या है वो 2-3 दिन में हम सॉल्ट आउट कर देंगे सर। आपको एक मैसेज आएगा, आप वो मुझे बता दीजिए सर, ओके। हाँ, एयरटेल कंपनी में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सर। वेरी गुड। तो आप ये करके किसी दूसरे को परेशान भी करते हैं या केवल एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं? कॉलेज लाइफ में तो ऐसा सर बहुत बार हुआ, जब लोगों में पता चला, तो आपको पता है दोस्त लोग कैसे रहते हैं, तो दोस्त मुझे बोलते थे कि यार कॉलेज में कि मेरी गर्लफ्रेंड है या फिर मेरी फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है, मेरे जो भी भाई बहन है उनसे बात करो, लड़की है, तो ऐसे बहुत सारे मतलब फनी मोमेंट्स किए हैं सर। बिल्कुल श्रवण, ये सब तो ठीक है, ये तो मस्ती चलती रहती है Yes. और जो आप काम कर रहे हैं वो भी चलता Yes. रहता है, लेकिन जो मुख्य है कि अर्निंग
यस पैसे कमाने हैं। Yes. अभी चूंकि आप यंग हैं और अब पूरी जिंदगी आपकी बाकी है, यस क्या सोचा है फ्यूचर में? इसी आवाज़ की दुनिया में रहना है, आवाज़ की दुनिया में करियर बनाना है, या कुछ और भी सोचा है? हाँ, आपने जैसे सर सवाल पूछा तो ये सवाल सभी मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे साथ के जितने भी मेरे बैचमेट्स है, क्लासमेट्स है, सब अभी सेटल हो चुके हैं। कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई अभी वो अर्निंग भी कमा रहे हैं। मैं भी रेलवे में कमाता था, बट एक गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर से मुझे अर्निंग वहाँ पे कम मिलती थी। अभी रेलवेज का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है मेरा, तो ये आवाज़ का कॉन्ट्रैक्ट साल में मुझे हार्डली 2-3 महीने का ही मिल जाता है, बाद में तो मैं पेंडिंग ही रहता। तो मुझे एजुकेशन तो मुझ पे है ही है, मुझ में जैसे कि आपको पता है कि एमएससी जूलॉजी में, पीजी हुई जूलॉजी में। तो आज की सिचुएशन में कि पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, नौकरीज कम है बहुत सारे, तो जैसे टैलेंट जो रहता है हर किसी को मिलता है, तो उस टैलेंट में भी बहुत चीज़ें होती है, बट आपको सही रास्ता, सही डेस्टिनेशन को जाने के लिए आपका वो सब चाहिए। तो मैंने भी अभी वही सोचा है कि चलो एजुकेशन भी है मुझ में, तो हर कोई मेरे जैसा पढ़ सकता है, तो हर कोई ऑफिसर वगैरह बन सकता है, बट हर कोई मेरे जैसा आवाज़ नहीं निकाल सकता, उसको भगवान से ही एक दिया हुआ रहता है। तो मैंने इस चीज़ पे सोचा, और मैं अभी तो मेरे लिए मैंने खुद के लिए 2-4 साल इस दिए हैं इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ करने के लिए। तो मैं मुंबई में फ़िलहाल अंधेरी वेस्ट में अभी कई सारे डबिंग स्टूडियोज़ में मैं ऑडिशंस देते रहता हूँ। रेलवे का तो प्रोसेस चालू ही है, और मैं ऑर्केस्ट्रा में भी सिंगिंग गाने वगैरह गाता हूँ। इंडियन आइडल, सारेगामापा, इनके लिए भी मेरी प्रिपरेशन चालू है। बिल्कुल, थैंक यू श्रवण, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको धन्यवाद आने सर, वाले नमस्कार, भविष्य thank के लिए भी आपको शुभकामनाएं। Thank आप you. नाम करें और आपकी आवाज़ की दुनिया में आप अपनी आवाज़ से अलग पहचान बनाएं, और केवल पहचान ही ना बनाएं, आप तरक्की करें, पैसे कमाएं, और ख़ास तौर पे जो सेटलमेंट कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में आप सेटल हों और देश का भी नाम रोशन करें, परिवार का भी करें, अपना भी करें। तो ये थे श्रवण, जो कि अपनी आवाज़ से जो है इस दुनिया में, इस आवाज़ की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए निकले हैं। अपने घर से मुंबई में रह रहे हैं, लेकिन मैं साथ में रेलवे से भी अपील करूँगा कि श्रवण की आवाज़ का अगर उपयोग रेलवे कर सकती है तो ज़रूर करें, क्योंकि जो आवाज़ हम लोगों ने सुनी है, जो हमारे दर्शकों ने सुनी है, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल रेलवे के लिए सटीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।